गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आप देख रहे होंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये पेपर 2 में हम लोग विद्युत और चुंबक का चैप्टर है हमारा। तो इसमें हम अभी पहले वीडियो में पढ़े कि 2 चैप्टर को और विद्युत चालन और धारिता को, और ये हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और टारगेट में हमारे 2023 का पेपर है, तो डायरी में भी क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबक तो आप लोग जानते ही हैं। तो चुंबक का चारों तरफ का क्षेत्र भी होता है, खींचने का, आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो आगे उसी में कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत जो है गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिर्फ एक लाइन का उत्तर है, आप देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और चित्र बना देंगे तो और अच्छा होगा कि जैसे देखिए तल से लंबवत गुजर रही हैं, तो तल का लंबवत और बी से इसको दिखाते हैं, और फाई से, बी से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं और फाई से आपका चुंबकीय फ्लक्स को दिखाते हैं। तो ये आपका हुआ चुंबकीय फ्लक्स क्या है। दूसरा आप देखें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि 1820 में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने जब खोज किया था कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये यहाँ तक इसने खोज किया। इसके आगे माइकल फैराडे साहब ने अपना विचार रखा और फिर इसको जो है इस पर वो खोज करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। तो लास्ट में उन्होंने एक दिन गुस्से में चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया, और फेंका तो देखा तो विक्षेप हो रहा था। तो धारामापी में जब विक्षेप देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो इसी आश्चर्य जो ये घटना हुई, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। और इसमें फैराडे साहब ने बहुत काम किया। जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक स्थिर रहता है, तो देखिए कई तरह से उन्होंने चित्र भी आपको समझाने के लिए दिया है कि नॉर्थ साउथ का कुंडली में जब ये गति करेगा तो ज़्यादा गति करेगा तो ज़्यादा धारामापी में विक्षेप होगा, और कम गति करेगा तो कम विक्षेप होगा। इसी तरह से साउथ का भी ज़्यादा गति करेगा तो ज़्यादा विक्षेप होगा, कम गति करेगा तो कम विक्षेप होगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी, विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो जब चुंबक जो है कुंडली के बीच से गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। धारा जो उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो फैराडे का मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है आपसे। अब आते हैं लेंज साहब का भी नियम था। तो लेंज साहब के नियम एक लाइन में आप कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में विद्युत बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, जो प्रेरित निकलती होती है कि उसी का कारण का विरोध करती है जिससे कि उत्पन्न हो। तो ये लेंज का नियम है। तो मतलब लेंज साहब ने कहा कि चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, जो विद्युत वाहक बल है वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। तो लेंज के नियमानुसार धारा की दिशा ऐसी होगी जो चुंबक की गति का विरोध करे। यही आप समझ लीजिए एक लाइन में कि लेंज के नियमानुसार धारा की दिशा ऐसी होगी जो चुंबक की गति का विरोध करे। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ें, हम देखें तो अगर चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है आपको, तो फैराडे साहब ने एक बहुत अच्छा नियम दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये अक्सर पूछता है और बड़ा आसान 2 नियम है कि जब किसी परिपथ में, आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
करेंगे तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। और दूसरा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक के दर के बराबर होगा। देखिए सूत्र भी इन्होंने दे दिया, स्मॉल ई बराबर माइनस पोस्ट में रख दिया ऋणात्मक दर के बराबर, और दर मतलब डेल्टा टी समय, और फ्लक्स का मान ऊपर डेल्टा कर दिया। डेल्टा का मतलब अंतर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, दूसरे नियम को फैराडे के। तो ये चीज़ आपको अगर यही परिवर्तन करेंगे फ्लक्स में जो है आप, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन कर दीजिए, कुंडली में कर दीजिए, कुंडली के क्षेत्रफल में कर दीजिए, तो जो है फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट्स में जो मैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का सीधा चित्र बनाइए, और उंगली जो है दाहिने हाथ का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ऊपर चालक की गति बताती है, और बीच वाली प्रेरित धारा बताती है। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। उसके बाद विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर और डीसी जनरेटर को आपसे अक्सर पूछ लेता है, किसी एक को ज़रूर पूछेगा। तो आप याद रखिए प्रत्यावर्ती जो एसी अल्टरनेटर है, देखिए सब में जो है नॉर्थ और साउथ, एक इसमें अंदर क्षेत्र चुंबक होगा, आर्मेचर होगा, सर्पी वलय होगा, जो इसके पार्ट होंगे, बुश होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से चित्र बना सकते हैं आप इसका। तो इसमें ये जो ABCD दिखाया है ये आर्मेचर है। तो ये आर्मेचर शाफ्ट की तरफ जब आप मारते हैं, घर में जनरेटर रखे हैं, जब उसको घुमाते हैं आप और एक स्पीड पर घूमने लगता है, तो यही ABCD ऊपर नीचे मतलब 90 डिग्री, फिर 200, 180, फिर 270 और फिर 360 ये घूमता है। तो उससे नॉर्थ साउथ चुंबकीय प्रेरण की घटना से इसके अंदर जो है बिजली पैदा हो जाती है, अपने आप ये चलने लगता है। तो ये इसका कार्यविधि है, और सिद्धांत आप समझ ही गए कि चुंबकीय प्रेरण में है तो दोनों तरफ चुंबक लगे हैं, बीच में आर्मेचर है, तो इसको घूमने से ये ऑटोमेटिक बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये घूमने लगता है। घर में भी आपके है। और इसी तरह से आपका डीसी का भी आपको पूछ लेता है कि डीसी जनित्र डायनमो क्या है। तो डीसी जनित्र डायनमो में भी वही चारों चीज़ें हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय। विभक्त वलय यहाँ हो जाता है, और विभक्त वलय, और जो है आपका बुश। तो ये भी चित्र उसी तरह से है, आप देखें ध्यान से। इसमें भी आर्मेचर उसी तरह से है, ABCD, और बैटरी से इसको करंट मिलता है, और एक बार जो है इसको करंट मिलने से आर्मेचर जो है इसका घूमने लगता है, और फिर घूमता रहता है जब तक कि बंद ना किया जाए। तो इस तरह से आपको ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपको मोटर मिल जाती हैं। और इनके चित्र देखिए, ऊपर वाले का ग्राफ AC ऊपर नीचे 1 साइकिल, आप नीचे DC वाले का आधा आधा साइकिल। तो इस तरह से AC DC को आप ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। अब आता है स्वप्रेरण। क्या है कि इस प्रेरण की घटना जिसमें कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को अगर हम परिवर्तित करने से स्वयं उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें कुंडली में प्रत्यावर्तित धारा, जो कुंडली में प्रवाहित धारा हो रही है, अगर उसमें आप परिवर्तन करेंगे तो स्वयं में उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी को स्वप्रेरण कहते हैं। और इसी स्वप्रेरण से आपका अन्योन प्रेरण बना है कि जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा देते हैं तो दूसरी कुंडली में भी ऑटोमेटिक धारा पैदा हो जाती है। इसे हम अन्योन प्रेरण कहेंगे। तो आप यहाँ पर देखें, अन्योन प्रेरण का भी आपको बताया है इसी तरह से कि अन्योन प्रेरण में जब दो कुंडलियाँ, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एक लाइन में यही कहेंगे कि दूसरी में भी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है और दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। इसे हम अन्योन प्रेरण कहेंगे। और कुंडली दो होती हैं तो इसमें प्राथमिक को प्राइमरी और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहेंगे। और अगर इसी पर ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर देखिए नीचे है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है जो ये AC को जो है ट्रांसफार्मर AC को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज AC को करता है। DC
को नहीं करता, क्योंकि डीसी में आवृत्ति नहीं पाई जाती और एसी में आवृत्ति होती है। साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज आप देखे होंगे, HZ लिखा रहता है, बल्ब पर भी लिखा रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर देखिए तो ऊंचाई का मतलब आप इसको स्टेप अप कह लीजिए, तो अप कहेंगे तो द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे रहेंगे, और स्टेप डाउन कहेंगे, डाउन का मतलब तो द्वितीय कुंडली में कम फेरे रहेंगे। तो N1 N2 से इसको हम दिखाएंगे और I1 I2 धारा दिखाएंगे और VP VS इसके अंदर प्राथमिक, VP प्राइमरी, VP सेकेंडरी दिखाएंगे। तो ये ट्रांसफार्मर का चित्र भी आप बना सकते हैं। कार्य सिद्धांत आप समझी गए, प्रकार समझी गए, रचना देख ही रहे हैं, कार्य यही है इसका, और सूत्र वही IP/IS, VS बटा VP और NS बटा NP। इसमें से 3 दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, IP/IS दे देगा, VS दे देगा, VP पूछ लेगा, कभी VS VP दे के NS दे देगा, NP पूछ लेगा। तो इस तरह से सवाल भी इस पर बन जाते हैं। अब इसके अंदर एक और बढ़िया चीज़ है जो है आपका भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं को हम फोको धाराएं भी कहते हैं। जब किसी बंद वैद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो यह जो है इसका परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो ये धातु के संपूर्ण आयतन में जो है ये उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन्हीं धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। इसे फोको के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग अगर आप देखें तो रेलगाड़ी विद्युत से अगर चल रही है तो उस पहिए की धुरी के साथ एक ड्रम लगा रहता है। तो ड्रम के जो पहिया घूमता है, जब ब्रेक लगने होते हैं तो ड्रम के में एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, जिससे जो है जब चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो ही जाएंगी और ड्रम पहियों को रोक देता है। तो भंवर धाराएं जो है एक कारण बनती हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जो पहिए को रोक देती हैं। तो इनका बड़ा अच्छा उपयोग भी है। और भंवर धाराओं को जो है 1875 में फोको ने खोजा था। तो भंवर धाराएं भी कह सकते हैं आप इसे और फोको भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन आपका लगभग ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। और इसके बाद हम डायरी में आते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन इन्हीं 2 वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। देखिए विद्युत धारता से आप क्या जैसे ये आपका पेपर 2 विद्युत चुंबक का सिद्धांत 60 नंबर का और 20 नंबर इसका पासिंग मार्क है। संभावित प्रश्न आपके वही होते हैं, विद्युत धारा से आपका क्या आशय है, माइक्रोफैरड को आप मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁶, 1 फैरड बराबर। पृथक गोलीय चालक का सूत्र दें, मैंने वीडियो में बताया है आपको। और चित्र बनाएं, 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर बना के उसका गुणा करके ये भी बताया है। स्थितिज ऊर्जा भी बताया है। संधारित्र क्या है, सिद्धांत बताएं, किन कारकों पर निर्भर होता है ये भी बताया। परावैद्युत क्या है, संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है, ये मैंने आपको हमेशा बताया है कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। उसके बाद यह कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र दीजिए। संधारित्र के उपयोग बताइए। 3 संधारित्र 1 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता बताइए। 1/C बराबर C1 C2 C3, तो C का मान 3 हो जाएगा। और उल्टा करेंगे तिर्यक गुणा। तो इस तरह के सवाल भी हैं, आ सकते हैं। धारा के परिभाषित कर दें तथा धारा घनत्व क्या है, फैराडे के नियम को समझाएं तथा फैराडे नियतांक क्या है, W/Z F बराबर F, ये मैंने आपको बताया है। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करेगा। R समानुपाते लंबाई, R समानुपाते 1/A मतलब उस तार का क्षेत्रफल। और प्रतिरोधकता क्या है और वैद्युत चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, सूत्र बताइए। ओमी अनोमी परिपथ क्या है, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति के सूत्र सहित समझाइए। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यूनिट क्या है, प्रतिरोध के संयोजन क्यों किए जाते हैं, आप इसको भी हमने बताया। इसके प्रकार बताइए, सूत्र दीजिए। 3 प्रतिरोध अगर 1 ओम के समानांतर में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए, ये भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप ध्यान से देखें तो।
और उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया आपको चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फैराडे के प्रयोग की व्याख्या भी दे और लेंज का नियम तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को बताएं। विद्युत वाहक बल क्या है, यह किस पर निर्भर करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दें। विद्युत वही एसी डीसी जनरेटर को बताएं, मतलब जनित्र, विद्युत धारा जनित्र। ये थोड़ा अंग्रेजी भी जानते रहिए। स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण क्या है, और ट्रांसफार्मर अभियान आपको बताया, सिद्धांत, प्रकार, कार्यविधि, रचना, ये बड़े क्वेश्चंस में। और भंवर धाराएं क्या हैं, तो भंवर धाराएं से तो आपका रेल का पहिया रुकता है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा छात्रों, और आपके हित में ये 2 वीडियो में आपका लगभग पेपर 2 ख़त्म हो जाता है। पेपर 3 पर हम जाएंगे, और तब तक के लिए आप पेपर 3 के सपोर्टिंग जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दूंगा, और उसको लेके आप पेपर 3 में फिर आपको 2 वीडियो दे के उसमें भी ख़त्म करूँगा शॉर्ट टू शॉर्टेस्ट में, और धीरे धीरे पास सभी होंगे लगभग। क्वेश्चंस मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। टॉपिक आपके सामने है, 25-26 टॉपिक हैं, इसमें 10 क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे, सब में अथवा वगैरह रहेंगे। तो इस तरह से पेपर कोई कठिन नहीं रहेगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और आप लोग खुश होंगे, और लगभग इसमें 30 प्लस तो आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए।